गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का जो पहला रूल नाउन क्लॉज है इसके बारे में पढ़ेंगे। पिछला वीडियो जो था उसमें भी हमने नाउन क्लॉज पढ़ा था, तो नाउन क्लॉज का उसमें हमने सब्जेक्ट व वर्ब पढ़ा था। आज हम जो इसका दूसरा टॉपिक है ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे नाउन क्लॉज काम करता है। आशा करता हूं कि पिछला वीडियो जो था आप जो देखे थे, जो आप अपलोड किया गया था, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर उसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और साथ साथ इस वीडियो को भी आप ध्यान से देखिएगा। आपको नाउन क्लॉज अच्छे से समझ में तभी आएगा जब आप नाउन क्लॉज का इंट्रोडक्शन, नाउन क्लॉज का जो है डेफिनेशन, क्लॉज का डेफिनेशन के साथ साथ सब्जेक्ट व वर्ब जो पिछले वीडियो में आप जो है बताया गया था, और आज जो है आपको जो अगला वीडियो आज वीडियो बन रहा है इसमें जो आपको बताया जा रहा है, जो आज क्लास चल रही है, आप लोग जब तक सभी वीडियोस को लिंक करके देखेंगे नहीं, एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप नहीं देखेंगे, तब तक क्लास समझ में अच्छे से नहीं आएगा। हालांकि समझ में आएगा, जब तक आप देखते रहेंगे समझ में आता रहेगा, लेकिन आपको अच्छे से समझ में तभी आएगा जब आप वीडियो को लिंक करके देखेंगे। वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 जो भी क्लास का है नाउन क्लास का, इसको जब तक नहीं देखेंगे आप तब तक आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। हाँ, तो आज हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट टू वर्ब बताया गया था कि नाउन जो है किसी भी वाक्य में 5 प्रकार से यूज हो सकता है। पहला सब्जेक्ट के रूप में, दूसरा ऑब्जेक्ट के रूप में, तीसरा प्रीपोजिशन के बाद आ सकता है ऑब्जेक्ट के रूप में, कॉम्प्लीमेंट के रूप में, या फिर केस इन अपोजिशन के रूप में। तो टोटल 5 जो है 5 रूपों में नाउन किसी भी वाक्य में यूज होता है। तो उसका जो पहला आपका था सब्जेक्ट टू वर्ब, जो आपको बता दिया गया पिछले वीडियो में। आज हम उसी का जो दूसरा है ऑब्जेक्ट टू वर्ब। जब प्रिंसिपल क्लास सबऑर्डिनेट क्लास के ऑब्जेक्ट का सेंस दे रहा हो, जब प्रिंसिपल क्लास सबऑर्डिनेट क्लास के ऑब्जेक्ट का अर्थ दे रहा हो, तो अब वहां पे ऑब्जेक्ट टू वर्ब का प्रयोग होता है। तब वहां नाउन क्लास ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो समझिएगा, जब प्रिंसिपल क्लास सबऑर्डिनेट क्लास के ऑब्जेक्ट का अर्थ दे रहा हो, तो ऐसी अवस्था में जो नाउन क्लास है वह ऑब्जेक्ट का काम करेगा और उसे ऑब्जेक्ट टू वर्ब के रूल के अनुसार ही बदल देंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, he is a brave boy. He is a brave boy. वह एक बहादुर लड़का है। He is a brave boy. वह एक बहादुर लड़का है। I know it. I know it. मैं यह जानता हूं। अब आप ये बताएं, इसमें से कौन सा वाक्य पूरा अर्थ दे रहा है और कौन सा वाक्य जो है अधूरा अर्थ दे रहा है, यानी किसका अर्थ क्लियर हो रहा है, किसका अर्थ क्लियर नहीं हो रहा है। तो पहला है ही इज ब्रेव बॉय, और दूसरा जो आपका वाक्य है आई नो इट, मैं जानता हूं, मैं यह जानता हूं। क्या इससे अर्थ क्लियर हो पा रहा है? नो सर। लेकिन आप देखिए ही इज ब्रेव बॉय, ये अपने आप में पूरा अर्थ दे रहा है, वह एक अच्छा लड़का है। तो ध्यान दीजिएगा, यह जो वाक्य है, यह वाक्य यानी दूसरा वाक्य अपने अर्थ के लिए पहले वाक्य पर आश्रित है। और आई नो इट मतलब क्या, यहाँ पे इट किस अवस्था में है? ऑब्जेक्ट के रूप में। इट किस अवस्था में है? ऑब्जेक्ट के रूप में है। तो इट ऑब्जेक्ट के रूप में, और इट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आई नो। क्या आई नो? ही इज ए बॉय। यही ना, मैं यही जानता हूं कि वह एक अच्छा लड़का है। तो यह इट जो है वह इस वाक्य का ऑब्जेक्ट है, और यह इट पूरी तरह से पहले वाक्य को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर जो क्लॉज यूज होगा वो किस रूप में यूज होगा? ऑब्जेक्ट के रूप में होगा। क्लियर हुआ? यस सर। तो यहाँ पे क्या होगा? आई नो इट नहीं होगा, आई नो। और क्या आई नो? इट किसके लगा है? ही की पहले, यानी बताया गया था क्लास के पहले दैट, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, व्हिच जैसा भी अर्थ दे रहा हो
उसके अर्थ के अनुसार हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे। आई नो दैट, क्या दैट, ही इज ए ब्रेव बॉय, ही इज ए ब्रेव बॉय। आई नो इट दैट, आई नो दैट ही इज ए ब्रेव बॉय, ब्रेव बॉय। तो यार क्लियर हुआ यस सर, कि मैं जानता हूं कि वह एक अच्छा लड़का है। अच्छा, इसमें देखिए थोड़ा दिमाग लगाइए, यह जो वाक्य है यह किस प्रकार का लग रहा है? यह वाक्य हमारा इनडायरेक्ट वाक्य की तरह लग रहा है। लग रहा है नहीं लग रहा? यस सर, यह वाक्य हमारा इनडायरेक्ट वाक्य की तरह लग रहा है जी। तो हम कह सकते हैं ना कि इनडायरेक्ट का जो वाक्य होता है वह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। होता है कि नहीं होता है? यस, इनडायरेक्ट का जो वाक्य होता है वह कौन सा सेंटेंस होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का कौन सा होता है? नाउन क्लास। एक एग्जांपल इसका और देखते हैं, एक एग्जांपल और देखेंगे ऑब्जेक्ट वर्ब का जो है, जैसे he will be recover soon, वह जल्दी ही ठीक हो जाएगा। he will be recover soon, I hope so, I hope so, he will be recover soon, वह जल्दी ही ठीक हो जाएगा। I hope so, मैं ऐसी आशा करता हूँ। वह देखिएगा, वह जल्दी ही ठीक हो जाएगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ। तो इसमें कौन सा वाक्य पूरा अर्थ दे रहा है? he will be recover soon, वह जल्दी ही ठीक हो जाएगा। ये तो वाक्य पूरा क्लियर अर्थ दे रहा है। आई होप सो, मैं ऐसी आशा करता हूँ। कैसी आशा? कि वह जल्दी ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो ये शो शब्द है, शो, वह शो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? he will be recover soon। तो यहाँ पे शो किस रूप में है? ऑब्जेक्ट रूप में। तो जो यहाँ पे आपका वाक्य बनेगा वह क्या बनेगा? किस रूप से बनेगा? नाउन क्लास के ऑब्जेक्ट हुए वर्ब से बनेगा। तो क्या हुआ यहाँ पे? आई होप दैट, क्या होगा इसमें? आई होप दैट he will be recover soon। क्लियर हुआ? यस, कोई कंफ्यूजन इसमें? नो सर। अच्छा, अब हम चलते हैं, देखते हैं जो इसका तीसरा मेथड है नाउन क्लास का, वह है ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन। ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बारे में जो बात कही जाती है कि प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो भी शब्द होगा, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो भी शब्द होता है वह तीन ही रूपों में प्रयोग होता है। पहला तो वह जो अगला शब्द होगा वह किस रूप में होगा? आपका नाउन के रूप में होगा, जो हम पढ़ ही रहे हैं। दूसरा जो होगा वह जिरंड के रूप में होगा। क्या होगा? जिरंड के रूप में होगा। और जो तीसरा होता है वह पजेसिव रूप में होता है। किस रूप में होता है? पजेसिव रूप में होता है। हम तीनों देख लेते हैं कैसे होता है, ठीक है? यस, ध्यान दीजिएगा कि जैसे आई एम फॉन्ड ऑफ, देखो यहाँ पे आई एम फॉन्ड ऑफ, यहाँ पे फॉन्ड के बाद ऑफ प्रीपोजिशन आया। यस सर। अब जो आगे आएगा वह किस रूप में आएगा? जो भी वर्ब होगा, जो भी शब्द होगा वह या तो नाउन होगा या तो जिरंड होगा। और अगर नाउन होगा तो वह किस रूप में होगा? आपके यहाँ पे देखिएगा, जो नाउन होगा वह किस रूप में होगा? आपके पजेसिव केस में होगा, फिर या तो जिरंड होगा। प्रीपोजिशन के बाद यही आते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे आई एम फॉन्ड ऑफ, अब यहाँ पे अगर ब्रैकेट दे दिया जाए स्मोक या स्मोकिंग, दोनों में कौन सा शब्द सही लग रहा है? स्मोकिंग। आई एम फॉन्ड ऑफ स्मोकिंग, ठीक है। तो प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो शब्द होगा
वह क्या होगा, या तो नाउन का पॉजेसिव केस होगा या तो जिरंड होगा। नाउन का देखिए, यह राम की किताब है, ठीक है। 1 मिनट, यह राम की किताब नहीं है, बल्कि मैं राम के भाई की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, या मैं राम की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ध्यान दीजिए, दोनों वाक्य देखिएगा, नाउन का भी और पॉजेसिव केस का भी। मैं राम की प्रतीक्षा कर रहा हूँ और मैं राम के भाई की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। इसमें क्या हो जाएगा, आई एम वेटिंग फॉर राम। यहाँ पे तो नाउन आया, फॉर के बाद क्या आया, नाउन आया। और आई एम वेटिंग फॉर राम्स ब्रदर। क्लियर हुआ? यस सर। एक पॉजेसिव केस में, एक नाउन केस में, या एक किस्मों के केस में आया, मतलब सॉरी जिरंड के केस में आया। ये क्लियर हुआ? यस। तो नाउन के बाद आने वाले जो शब्द होते हैं, जिरंड भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, या पॉजेसिव केस भी हो सकता है। तो अब लेकिन इसमें से हमें तीनों में से कौन सा पढ़ना है कि प्रीपोजिशन के बाद कौन सा शब्द आना चाहिए, नाउन। और जब वह जो नाउन होगा वह एक शब्द में ना होकर के एक वाक्य में होगा, यानी जो भी प्रीपोजिशन के बाद जो भी शब्द आएंगे वह क्लास के रूप में आएगा। किसके रूप में आएगा, क्लास। और क्लास क्या होता है, क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच इज नॉट इट्स ओन सेंस, जिसका खुद का अर्थ नहीं होता। तो क्या हुआ कि प्रीपोजिशन के बाद जो शब्द आएगा, मतलब जो भी वाक्य लगेगा वह उसका अर्थ किस रूप में होगा, नाउन के रूप में होगा, और मतलब नाउन क्लास के रूप में होगा। तो यहीं पे है कि ये ऑब्जेक्ट के बाद जो भी प्रीपोजिशन है, सॉरी प्रीपोजिशन के बाद जो भी ऑब्जेक्ट आएगा वह ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्लास, नाउन क्लास का काम करेगा, और वह हमेशा प्रीपोजिशन के बाद आएगा। तो इसमें ध्यान देना है, जैसे यू मस्ट रिले ऑन इट, ध्यान दीजिएगा। क्लियर हुआ ना? यस सर। प्रीपोजिशन का यूज। अब इसे देखिएगा कि जैसे देखिए, आई टोल्ड यू दैट yesterday you must rely on it। ध्यान दीजिएगा, आई टोल्ड यू दैट yesterday। देखिए ध्यान दीजिएगा कि आई टोल्ड यू दैट यानी कोई बात नहीं होगी, मैंने तुम्हें वह बता दिया था, वह कुछ भी रहा हो। आप दो लोग बात कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, आई टोल्ड यू दैट, मैंने वह तुम्हें बता दिया था। कब? yesterday। मैंने तुम्हें वह कल बता दिया था। यू मस्ट रिले ऑन इट। रिले ऑन मतलब होता है भरोसा करना, तुम्हें उस पर अवश्य ही भरोसा करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा कि मैंने तुम्हें कल बता दिया था, मैंने तुम्हें वह दैट कोई मैटर रहा होगा, मैंने तुम्हें वह कल बता दिया था, उस पर तुम्हें विश्वास करना चाहिए। तो एट में से क्या है, तुम्हें विश्वास करना चाहिए किस पर, वही जो तुम्हें मैंने कल बताया उसी पर ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यह एट यहाँ पर ऑब्जेक्ट रूप में है, और वह किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले वाक्य को। लेकिन ऑब्जेक्ट के पहले क्या लगा हुआ है, प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट। तो हमें पढ़ना क्या, ऑब्जेक्ट हुआ प्रीपोजिशन, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट बाद क्या आया है, प्रीपोजिशन आया। तो यहाँ पे जो यह शब्द है इट, यह इट पहले वाक्य को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, यू मस्ट रिले ऑन। यहाँ पे जो दैट है, दैट यानी जो को व्हाट में चेंज कर देंगे, व्हाट आई टोल्ड यू yesterday। ओके स्टूडेंट, अगला टॉपिक अगले वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा। आप रोज को नोट कर लीजिएगा, और जहां न समझ में आप उसको ग्रुप में या फिर कमेंट में जरूर पूछिएगा। और साथ साथ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें। लेटेस्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। ओके, बाय।